हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के बिजनेस लॉ के आज इस क्लास में हम कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज यानी अनुबंध करने की क्षमता वाले टॉपिक में मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस को डिस्कस करने वाले हैं। यानी ये एक केस स्टडी है जो कि माइनर जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके संबंध में उससे कंसर्निंग मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का मामला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि अंडर सेक्शन 10 कोई भी पार्टी जो अनुबंध करने की क्षमता रखती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है, यदि वो ही कॉन्ट्रैक्ट करे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होते हैं। यदि कोई पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, मान लीजिए वो माइनर है, वो अनसाउंड माइंडेड है या कोर्ट ने उसे डिसक्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया है, तो ऐसी पार्टीज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं होती है। और यदि वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो माने जाते हैं, वॉइड एट द बिगनिंग माने जाते हैं, यानी व्यर्थ माने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनना चाहती है तो सबसे पहले उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। और कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी को सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है और जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से हम उसे रिवाइज कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य है जो राजनियम के अनुसार जिसके अंतर्गत वह आता है, वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है और संबंधित राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। In other words, we can say each person is competent to contract who is the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट। यानी ऐसा पर्सन जो मेजर है यानी वयस्क है, जो साउंड माइंडेड है और जिसे कोर्ट ने डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया है, ऐसे सभी जो लोग हैं, ऐसे सभी पर्सन वह कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी रखने वाले होते हैं और वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बन सकते हैं। और दूसरी तरफ जो माइनर है, जो अनसाउंड माइंडेड है, जिसे कोर्ट ने डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया है, वो अनुबंध करने के योग्य नहीं होते। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, अंडर सेक्शन 11 में 3 तरह की पार्टी के बारे में बताया, मेजर के बारे में बताया, साउंड माइंडेड पर्सन के बारे में बताया और द पर्सन हु इज़ नॉट डिक्लेयर डिस्क्वालीफाइड बाय द कोर्ट। तो सबसे पहले हम माइनर की बात करते हैं। माइनर कौन होता है? तो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति ने अपनी एज के 18 ईयर्स पूरे कर लिए हैं वो मेजर होता है, तथा जिस अवयस्क की शरीर और संपत्ति की रक्षा के लिए, यानी यदि किसी माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट किया गया है तो वह पर्सन 21 ईयर की एज जब तक उसकी नहीं हो जाती तब तक वह मेजर नहीं माना जाएगा। इसी तरह से जो अनसाउंड माइंडेड है उसको सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति यानी साउंड माइंडेड पर्सन वो होता है जो अनुबंध करते समय ये समझ सकता है कि वो जो करने जा रहा है वो सही है या गलत है, उसका उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसी तरह से जो डिसक्वालीफाइड पर्सन है, जिसे कोर्ट ने डिसक्वालीफाइड डिक्लेयर किया है, उसमें कुछ एक पर्सन आते हैं जिन्हें कोर्ट ने ऑलरेडी डिसक्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया है। तो ऐसे जो डिसक्वालीफाइड पर्सन होते हैं वो कॉन्टैक्ट करने की सिचुएशन में नहीं होते हैं। अब हम जो हमारा सबसे पहला नंबर पॉइंट है माइनर, कि मान लीजिए यदि कोई माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनता है या उसकी पार्टी बनता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की क्या स्थिति होती है, या हम यूं कहें रूल्स एज टू एग्रीमेंट मेड बाय माइनर में ये जो सबसे पहला रूल है कि ठहराव पूर्णतः व्यर्थ हो जाता है यदि कोई माइनर पार्टी, यदि कोई माइनर किसी एग्रीमेंट को करता है तो ऐसा एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है, जिसे कभी भी
वैलिड नहीं किया जा सकता, जिसे कभी भी एनफोर्सिएबल नहीं किया जा सकता है। आज हम इसी पॉइंट को लेकर के, एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट को लेकर के मोहरी बेबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस को डिस्कस करने वाले हैं कि इस केस में क्या हुआ था और किस रूल को इस केस में बनाया गया है। ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे माइनर को लेकर 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ही हमारा एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट का बनता है और उसमें ये केस आपको कोट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ 8 मार्क्स में आपसे सेपरेटली इस केस को पूछा जा सकता है, इस केस स्टडी को पूछा जा सकता है। तो केस था मोहरी बेबी वर्सेस धर्मोदास घोष का। केस है 1903 का, 1903 का मामला है, कलकत्ता कोर्ट का मामला है। कोर्ट में क्या हुआ था, एक केस आया। अब सवाल ये उठता है कि जब केस आता है तो उसकी पार्टीज़ भी होती हैं। जैसे 3-4 केस मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि एक केस फाइल करने वाला होता है, एक अपोजिशन वाला होता है, रेस्पोंडेंट होता है जो उसका जवाब देने वाला होता है, जिसके खिलाफ केस दायर किया जाता है। तो इस मामले में क्या था, धर्मोदास घोष जो कि एक माइनर था, ध्यान दीजिएगा, मोहरी बेबी वर्सेस धर्मोदास घोष का मामला है। धर्मोदास घोष एक माइनर था, उसे पैसों की आवश्यकता थी, उसे रुपयों की ज़रूरत थी। उसने ब्रह्मोदत्त के पास अपनी संपत्ति बंधक रख दी, यानी मॉर्गेज रख दी, या उसे हम अपनी इजी और समझने की लैंग्वेज में कहें तो गिरवी रख दी। उसने अपनी प्रॉपर्टी ब्रह्मोदत्त के पास गिरवी रखी है। ध्यान से सुनिएगा, धर्मोदास एक माइनर है, उसे पैसों की ज़रूरत होती है, वह अपनी प्रॉपर्टी को ब्रह्मोदत्त नाम के आदमी के पास में मॉर्गेज करता है, उसको गिरवी रखता है। और ब्रह्मोदत्त से 20,000 रुपए की एवज में जो प्रॉपर्टी रखी है उसमें से 5,000 रुपये वो नगद लेता है, यानी कैश लेता है। कुछ समय के बाद में माइनर धर्मोदास घोष ने न्यायालय से ये प्रार्थना करते हुए एक केस लगाया कि वो माइनर है, अतः अनुबंध व्यर्थ है और उसकी संपत्ति पर से बंधक निरस्त कर दिया जाए। यानी पैसों की आवश्यकता भी धर्मोदास को थी, उसने पैसे ब्रह्मोदत्त से उधार लिए, अपनी संपत्ति रखी और खुद ने ही कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दी या केस लगाया कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर दिया जाए और मेरी संपत्ति को भी इससे मुक्त कर दिया जाए। प्रतिवादी ब्रह्मोदत्त ने न्यायालय से अपना बचाव करते हुए ये कहा कि उसका उधार दिया गया धन वापस दिलवाया जाए। जाहिर सी बात है, यदि किसी व्यक्ति ने आपको बेनिफिट दे दिया है और वो व्यक्ति जिसने आपके पास प्रॉपर्टी रखी है अपनी प्रॉपर्टी को तो ले जाना चाहता है और आपके पैसे नहीं देना चाहता, तो आपके पैसे आपको मिलने चाहिए। और इसी नाते, इसी हिसाब से ब्रह्मोदत्त ने कोर्ट से ये कहा कि उसने जो पैसा उधार दिया है वो पैसा उसका वापस दिलवाया जाए। लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, क्योंकि केस कहाँ आया था, कलकत्ता हाई कोर्ट में आया था, तो हाई कोर्ट ने वादी धर्मोदास घोष को अवयस्कता के आधार पर दायित्व से मुक्त कर दिया, उसको डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि वो एक माइनर था और माइनर के साथ जो किया गया कॉन्ट्रैक्ट होता है बंधक संपत्ति का, वो व्यर्थ किया जाता है या व्यर्थ करार दे दिया जाता है। इस निर्णय के विरुद्ध ब्रह्मोदत्त ने प्रिवी काउंसिल में अपील कर दी। उस समय 1903 में जब सुप्रीम कोर्ट में शायद नहीं होते थे, प्रिवी काउंसिल हाई कोर्ट से ऊपर हुआ करती थी, तो प्रिवी काउंसिल में उसने अपील कर दी बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, क्योंकि ब्रह्मोदत्त कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए प्रिवी काउंसिल में अपील कर दी। इसी दौरान ब्रह्मोदत्त की डेथ हो जाती है। जब मामला प्रिवी काउंसिल में आता है उसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसकी पत्नी यानी उसकी वाइफ इस केस को आगे चलाती हैं। इसीलिए इस केस का नाम मोहरी बेबी वर्सेस धर्मोदास घोष है, क्योंकि सबसे पहले कोर्ट में केस लेकर कौन गया, धर्मोदास लेकर गया। किसके खिलाफ लेकर गया, ब्रह्मोदत्त के खिलाफ लेके गया। तो पहले जो केस दायर हुआ है वो धर्मोदास घोष वर्सेस ब्रह्मोदत्त के नाम से हुआ, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी बीवी मोहरी बेबी वर्सेस धर्मोदास घोष के नाम से इस मामले को आगे चलाती हैं। इसलिए
अब चूंकि मामला अभी भी प्रिवी काउंसिल के पास था, प्रिवी काउंसिल ने अपने डिसीजन में ये कहा, अवयस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है, पूर्णतः कंप्लीटली वॉइड माना जाता है, वॉइडेबल नहीं हो सकता है। अतः इस डिसीजन ने अवयस्क के संबंध में एक नया मोड़ दे दिया, जो आज भी बना हुआ है। और आज भी ये माना जाता है कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट कंप्लीटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग व्यर्थ माना जाता है, वॉइड माना जाता है। तो ये मान लिया जाता है कि यदि कोई पार्टी माइनर है तो उसके साथ एग्रीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। यदि हम माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो माना जाता है, पूर्णतः व्यर्थ माना जाता है, जिसे कभी भी वैलिड नहीं बनाया जा सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। आपको फैक्ट याद रहने चाहिए कि फैक्ट वास्तव में क्या क्या थे। एक बार फिर से हम इस पॉइंट पे दोबारा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। धर्मोदास एक माइनर था, उसे पैसों की ज़रूरत थी, 20,000 रुपये की ज़रूरत थी। उसकी एवज ने उसने अपनी प्रॉपर्टी ब्रह्मोदत्त के पास मॉर्गेज पे रखी और 5,000 रुपये ले लिए। इतना करने के बाद में वह सीधा कोर्ट जाता है और एक केस फाइल करता है, जिस केस को धर्मोदास वर्सेस ब्रह्मोदत्त के नाम से जाना जाता है। और कोर्ट ये डिसीजन देता है कि चूंकि धर्मोदास एक माइनर है इसलिए उसके साथ एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता है। चूंकि ब्रह्मोदत्त ने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है तो उस एग्रीमेंट को वॉइड करार दे दिया जाता है, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन ब्रह्मोदत्त इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और वो इस मामले को प्रिवी काउंसिल में यानी ऊपर की अदालत में लेकर चले जाते हैं। और सुनवाई के दौरान ही जब तक केस पे डिसीजन नहीं आता, उनकी डेथ हो जाती है और उनकी बीवी, मोहरी बीवी, इस केस को आगे चलाती हैं। इसीलिए इस मामले को मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के मामले से के नाम से जाना जाता है। और वहाँ भी प्रिवी काउंसिल यही निर्णय देती है कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट होता है और वहाँ पर धर्मोदास घोष को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आप इसे अच्छे से समझ करके और इसे ज़रूर से ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास के में इतना ही। आगे हम माइनर के साथ किए गए अनुबंधों के क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में बात करेंगे।